आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे दरबार में चल रहे हैं जहां अगर कोई दुकानदार 100 ग्राम अनाज कम तौलता है ना, तो खौफ का आलम यह है कि सजा के तौर पर उसके शरीर से ठीक 100 ग्राम मांस काट लिया जाता है। बाप रे, मतलब खौफ का वो स्तर सोचिए जरा। बिल्कुल। और उसी दरबार के एक दूसरे कमरे में दुनिया के सबसे रूहानी और सुकून देने वाली सूफी संगीत यानी कव्वाली का आविष्कार हो रहा है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। और मैं हूं इस चर्चा में आपका एक्सपर्ट साथी। आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, स्थापत्य कला के शोध पत्रों और विश्वकोशों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है। हाँ, और हमारा मिशन है सिर्फ 30 साल तक राज करने वाले एक ऐसे राजवंश को समझना जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, वास्तुकला, संगीत और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, जो कि 1290 से 1320 तक सत्ता में रहा। और एक बात शुरुआत में ही साफ कर दूं कि इन दस्तावेजों में हमें कई अलग अलग राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलते हैं। सही बात है। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ मूल तथ्यों को सामने रख रहे हैं ताकि इस जटिल और विरोधाभासी दौर की एक निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के 13वीं सदी के अंत में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जलालुद्दीन खिलजी से। दस्तावेजों में मैं पढ़ रही थी कि 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की उम्र में इन्होंने खिलजी वंश की नींव रखी। हाँ, उन्होंने मामलुकिया, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, उसके अंतिम शासक को हटाकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन उन्हें सत्ता आसानी से नहीं मिली थी। हाँ, क्योंकि वो एक अफगानी कबीले से ताल्लुक रखते थे ना। बिल्कुल। और दिल्ली के जो स्थापित तुर्की कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्होंने जलालुद्दीन को आउटसाइडर मानकर खारिज कर दिया था। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि शुरुआत में वो दिल्ली के अंदर घुसने तक का साहस नहीं जुटा पाए। अच्छा, मतलब सुल्तान बनकर भी शहर के बाहर ही रहे। हाँ, वो किलोखरी नाम की जगह से अपना शासन चलाते रहे। तुर्की अमीरों का मानना था कि सत्ता पर सिर्फ उनका एकाधिकार है। ऐसे में जलालुद्दीन का व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास बन गया। वो विरोधाभास कैसे? हमारे स्रोतों में उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन मिलता है। उन्होंने कहा था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमान का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। उनका शासन उदार निरंकुशता पर आधारित माना जाता था। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि उन्हें खून बहाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब सीधी मौला नाम के एक जाने माने सूफी सन पर विद्रोह का शक हुआ। हाँ, वो हाथी वाली घटना। बिल्कुल, इसी तथाकथित उदार सुल्तान ने उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। अगर आज के नजरिए से देखें तो ये मुझे एक ऐसे सीईओ की तरह लगता है जो कंपनी में बाहर से आया है और सबका चहेता बनना चाहता है। सही तुलना है। वो सबसे कहता है कि हम एक परिवार हैं, लेकिन जैसे ही उसे अपनी कुर्सी खतरे में दिखती है, वो अचानक से सबसे क्रूर फैसले लेने लगता है। एकदम सटीक बात कही आपने। जलालुद्दीन की ये जो दयालु दिखने की कोशिश और अचानक की गई क्रूरता थी ना, इसी अस्थिरता ने दरअसल उनकी सत्ता को और कमजोर कर दिया। सत्ता में कमजोरी दिखाना तो वैसे भी उस दौर में जानलेवा होता था। बिल्कुल। और उनकी यही नीति अंततः उनके पतन का कारण बनी। उनके ही भतीजे और दामाद अली गुरशास्प, जिन्हें हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1296 में धोखे से गले मिलते वक्त उनकी हत्या करवा दी। बाप रे, गले मिलते वक्त हत्या! सत्ता की भूख सच में बहुत भयानक होती है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रख दिया गया। खौफनाक। लेकिन अलाउद्दीन ने तख्त तो हथिया लिया, पर दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि उस तख्त पर बैठना कांटों के ताज जैसा था। उत्तर पश्चिम से मंगोलों के लगातार खूंखार हमले हो रहे थे। हाँ, 1303 में तो मंगोल आक्रमणकारी तारगी खान ने दिल्ली की पूरी घेराबंदी कर ली थी। उसने शहर की सप्लाई लाइन ही पूरी तरह काट दी थी। और सिर्फ बाहरी हमले नहीं, साम्राज्य के अंदर भी लगातार विद्रोह हो रहे थे। इन सब से निपटने और मंगोलों को खदेड़ने के लिए अलाउद्दीन को एक विशाल सेना की जरूरत थी, और यहीं से उसकी क्रांतिकारी आर्थिक नीति का जन्म होता है। बिल्कुल। और वो नीतियां ऐसी थीं जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पर एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। अलाउद्दीन को सेना तो चाहिए थी, लेकिन खजाना इतना बड़ा नहीं था कि वो हर सैनिक को भारी वेतन दे सके। तो उसने क्या किया? उसने वेतन बढ़ाने के बजाय पूरे साम्राज्य में बाजार के दाम ही फिक्स कर दिए। मतलब? गेहूं, जौ, चावल, यहाँ तक कि घोड़ों और दासों की कीमतें भी तय कर दी गई। 13वीं सदी में बिना इंटरनेट या आधुनिक बैंकिंग के उन्होंने कीमतें कैसे फिक्स कर दी?
ब्लैक मार्केट क्यों नहीं बना? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि अलाउद्दीन ने इसके लिए पूरा एक ढांचा तैयार किया था। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कीमतों का निर्धारण आज की तरह मांग और आपूर्ति, मतलब डिमांड और सप्लाई पर नहीं था। जी नहीं, ये उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट पर आधारित था। मतलब एक किसान को फसल उगाने में जितना खर्च आता है, बस उसी के आधार पर कीमत तय होगी, चाहे बाजार में उस अनाज की कितनी भी मांग हो। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार गेहूं 7.5 चीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल और चावल 5 जीतल तय किया गया। लेकिन लोग इस बात को मान कैसे गए? कोई व्यापारी घाटे में अपना सामान क्यों बेचेगा? क्योंकि इसे लागू करने का तरीका विशुद्ध तानाशाही था। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए दीवान-ए-रियासत नाम का एक वाणिज्य मंत्रालय बनाया गया। बाजारों में शहना यानी अधीक्षक नियुक्त किए गए। और किसानों को मजबूर किया गया ना कि वे अपना अनाज सीधे सरकारी खजाने को बेचें। हाँ, कोई भी व्यापारी बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापार कर ही नहीं सकता था। और जासूसों का जाल भी तो बिछाया गया था। मुनहिया और बरीद जो खुफिया जासूस थे और हर दिन की रिपोर्ट सीधे सुल्तान को देते थे। जमाखोरी करने वालों की तो खैर ही नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि सुल्तान खुद अपने गुलाम लड़कों को बाजार भेजकर चेक करवाता था कि दुकानदार सही वजन दे रहे हैं या नहीं, और यहीं से वो खौफनाक तथ्य आता है मांस काटने वाला। बिल्कुल, अगर कोई कम तौलता हुआ पकड़ा जाता तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पर अगर हम ये देखें कि ये ढांचा काम कैसे करता था, तो अलाउद्दीन की नीतियां सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं थी। उसने राज्य की तरफ से अनाज के विशाल गोदाम बनवाए। अच्छा, मतलब राशनिंग की तैयारी? हाँ, जब मौसम अनुकूल होता था तो सरकार सारा अतिरिक्त अनाज खरीदकर भर लेती थी, और जब अकाल पड़ता था तो उसने एक बहुत ही आधुनिक लगने वाली राशनिंग प्रणाली लागू की। क्या बात है, हर मोहल्ले के हिसाब से अनाज तय किया गया था ना? जी, प्रति घर आधा मन अनाज दिया जाता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि अलाउद्दीन के शासनकाल में दिल्ली में कभी कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा। खौफ के साथ साथ एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क। इसी वजह से सेना को सस्ता राशन मिला और मंगोलों को खदेड़ दिया गया। बिल्कुल सही। अब जब अर्थव्यवस्था एकदम सुरक्षित हो गई, तब अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य के विस्तार की तरफ ध्यान दिया, और इस दक्षिणी विस्तार का नेतृत्व एक ऐसे सेनापति ने किया जिसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मलिक काफूर की। 1299 में जब अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया था, तब खंबात के एक व्यापारी से उसने गुलाम को खरीदा था, और उसकी कीमत 1000 दिनार चुकाई गई थी। इसीलिए उसे इतिहास में 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये गुलाम ही मलिक काफूर था, जो जन्म से एक हिंदू था और बाद में इस्लाम में परिवर्तित हुआ था। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये ऐसा है जैसे कोई आउटसाइडर किसी बहुत बड़ी स्थापित कॉर्पोरेट कंपनी में आता हो। हाँ, और सारे पुराने अधिकारियों को दरकिनार करके सीधे चेयरमैन का खास बन जाता है। एकदम। एक गुलाम से सुल्तान की सेना का सबसे बड़ा कमांडर बनने का ये सफर कैसे तय हुआ? उसकी सैन्य सूझबूझ और अकल्पनीय लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की वजह से। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत में सेना ले जाना और वहां से भारी खजाना वापस लाना कोई आसान काम नहीं था। उसने 1306 में मंगोलों को बुरी तरह हराया भी था, जिससे उसका कद बढ़ा। बिल्कुल। उसके बाद उसने दक्षिण भारत में सफल सैन्य अभियान चलाए। 1308 में देवगिरी के यादवों को झुकाया, 1310 में वारंगल के काकतीय शासक को हराया। वो मदुरै तक पहुंच गया था, और वो खाली हाथ नहीं लौटा था। प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति काफूर को आत्मसमर्पण के रूप में भेजी थी, और साथ ही दिया था मशहूर कोहिनूर हीरा। अपार धन, हाथी और खजाना काफूर ने दिल्ली सल्तनत को बेशुमार दौलत से भर दिया था। लेकिन मुझे स्रोतों में जो सबसे अजीब बात लगी वो था काफूर और सुल्तान के बीच का रिश्ता। स्रोत बताते हैं कि अलाउद्दीन उस पर मुग्ध था। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को असीमित शक्तियां दे दी जाती हैं तो सिस्टम के अंदर कैसा फ्रिक्शन पैदा होता है। जाहिर है दरबार में भारी ईर्ष्या और राजनीति पैदा हुई होगी। बिल्कुल। पुराने तुर्की अमीरों अलाउद्दीन की पत्नी और उसके बेटे खिज्र खान को काफूर से सख्त नफरत हो गई, लेकिन सुल्तान के जीते जी कोई कुछ नहीं कर सका। काफूर तो वाइसरॉय के पद तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन बीमार पड़ा, राजनीति का खूनी खेल शुरू हो गया। अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में जब सुल्तान अपनी याददाश्त खो रहा था,
काफूर ने सत्ता पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। उसने सुल्तान को राजी करके उसके बड़े बेटों को अंधा करवा दिया और जेल में डलवा दिया। बाप रे, एक गुलाम शाही खून के राजकुमारों को अंधा करवा रहा है और पूरा दरबार चुप है। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद तो काफूर ने एक 6 साल के बच्चे को कठपुतली सुल्तान बनाकर खुद सत्ता हथिया ली। उसने खुद अलाउद्दीन की विधवा से शादी भी कर ली थी ना, अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए। जी हाँ, लेकिन इतनी तेजी से हासिल की गई ये शक्ति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उसका ये रीजेंट का पद सिर्फ 35 दिन ही चल सका, क्योंकि जो सुल्तान के पुराने अंगरक्षक थे उन्होंने बगावत कर दी थी। वो एक रात उसके कमरे में घुसे और उसकी हत्या कर दी। खून खराबे और साजिशों का एक अंधहीन चक्र है। लेकिन ये देखना बहुत ही अचरज भरा है कि जहां एक तरफ खौफनाक बाजार नियंत्रण और मारकाट मची थी, वहीं इसी साम्राज्य के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया भी सांस ले रही थी। हाँ, दक्कन से आई इस बेशुमार दौलत ने दिल्ली में एक ऐसा सांस्कृतिक विस्फोट किया जिसका असर आज भी महसूस होता है। ये दौर था अमीर खुसरो का, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। मैंने पढ़ा है कि 1253 में जन्मे खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था। 7 सुल्तान? मतलब सुल्तान आते रहे, मारे जाते रहे, लेकिन खुसरो हर राजनीतिक भूचाल से बचते हुए अपनी कला को निखारते रहे। अगर आज के नजरिए से देखें तो वो कोई ऐसे संगीतकार नहीं थे जो सिर्फ एक साज बजाते थे। वो 2 अलग अलग दुनियाओं के साउंड्स को मिक्स कर रहे थे। जैसे आज के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स करते हैं ना। बिल्कुल, जैसे आज क्लासिकल को हिप हॉप के साथ मिलाकर एक नया पॉप कल्चर तैयार कर देते हैं जो सदियों तक चलता है। एकदम सटीक उदाहरण है। खुसरो जो कर रहे थे वो संगीत का सबसे बेहतरीन फ्यूजन था। वो महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्होंने फारसी, अरबी और भारतीय संगीत परंपराओं को मिलाकर कव्वाली को जन्म दिया। हाँ, उन्होंने सिर्फ कव्वाली ही नहीं बनाई बल्कि गजल शैली को भारत में लोकप्रिय बनाया। तराना और त्रिवट जैसी गायन शैलियों का आविष्कार किया। तराना मूल रूप से अरबी और फारसी शब्दों को भारतीय रागों में पिरोने का तरीका था ना। बिल्कुल, और वाद्य यंत्रों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय त्रितंत्री वीणा में बदलाव करके 3 तारों वाले सितार का निर्माण किया। ये बहुसांस्कृतिक पहचान का एक शानदार उदाहरण है। खुसरो ने अपनी कला के जरिए खुद को सुरक्षित रखा। उनकी आत्मा हमेशा लोक संस्कृति और हिंदवी भाषा से जुड़ी रही, जो आगे चलकर हिंदी और उर्दू का आधार बनी। और खुसरो ने जिस तरह संगीत के सुरों में फारसी और भारतीय तत्वों को मिलाया, ठीक उसी तरह खिलजी वंश ने वास्तुकला या आर्किटेक्चर में भी इन दोनों संस्कृतियों को जोड़ दिया। खिलजी काल ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक बहुत ही ठोस नींव रखी, जिसने आगे चलकर मुगलों को भी प्रभावित किया। जब दक्कन से धन आया तो अलाउद्दीन ने कुतुब परिसर का विस्तार किया और 1311 में अलाई दरवाजा बनवाया। दस्तावेजों के अनुसार ये इमारत कई मायनों में वास्तुकला की दुनिया में पहली बार कुछ नया कर रही थी। इसमें ट्रू आर्च और स्क्विंच का इस्तेमाल हुआ था। 1 मिनट, ये स्क्विंच क्या होता है? ये काम कैसे करता है? तो इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक वर्गाकार यानी चौकोर कमरा है और आप उसके ऊपर एक गोल गुंबद रखना चाहते हैं, तो कोनों में तो खाली जगह बच जाएगी और गुंबद गिर जाएगा। बिल्कुल। तो स्क्विंच वो इंजीनियरिंग टेक्निक है जहां उन खाली कोनों में मेहराबों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। ये उस चौकोर कमरे को धीरे धीरे अष्टकोण में बदल देती है। अच्छा, जिससे गोल गुंबद का सारा भार आसानी से दीवारों पर आ जाता है। जी, अलाई दरवाजा भारत की पहली ऐसी इमारत थी जहां स्क्विंच तकनीक और सही मायने में ट्रू आर्च का इतनी सटीकता से इस्तेमाल हुआ था। और उसकी सजावट भी तो अद्भुत थी। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बेहतरीन मिश्रण, और इसके मेहराब के अंदरूनी हिस्से में कमल की कलियों जैसी सजावट थी, जिसे स्पीयरहेड फ्रिंज कहते हैं। कमल की कलियां और इस्लामिक मेहराब, ये एक और बेहतरीन फ्यूजन था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सिरी फोर्ट बनवाया और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी इसी दौर में हुआ। तो अगर हम इन सब का मतलब निकालें, हाँ, मेरा भी यही सवाल था, इस सब का वास्तुकला के इतिहास में क्या महत्व है? ये ऐसा था जैसे वास्तुकला अचानक से कच्चे दौर से निकलकर पहली बार एक पूर्ण इंजीनियरिंग मास्टरपीस में बदल गई हो। मतलब इसी दौर ने एक क्यूब और उसके ऊपर एक डोम को इस्लामी इमारत की बुनियादी इकाई बना दिया। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं थी। ये सुल्तानों के आत्मविश्वास और भारतीय कारीगरों के अद्भुत कौशल का एकीकरण था। विजन मध्य एशियाई था, लेकिन हाथ भारतीय कारीगरों के थे। बिल्कुल। तो हम अपनी इस चर्चा को समेटते हुए ये कह सकते हैं कि खिलजी वंश का इतिहास, जो कुल मिलाकर सिर्फ 30 साल चला,
वो सिर्फ अलाउद्दीन की तलवार या रक्तपात तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वो दौर की कहानी है जब बाजार के कठोर नियम बने, जिससे पहली बार राज्य ने अर्थव्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप किया। और लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा ताना बाना बुना जिसने अकाल को रोक दिया। ये वो वक्त था जब सितार की धुनें पहली बार गूंजी, कव्वाली का जन्म हुआ और अलाई दरवाजे जैसी इमारतें खड़ी हुईं जो सदियों के लिए मिसाल बन गई। इतिहास को सिर्फ तारीखों की लिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि सिस्टम के रूप में समझना चाहिए। आज की आधुनिक राशन प्रणाली, बाजार में सरकार का मूल्य नियंत्रण और जो सूफी संगीत हम आज अपने फोन पर सुनते हैं, हाँ, उन सब के तार कहीं न कहीं इस 30 साल के छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली राजवंश से जुड़े हैं। इस पूरे इतिहास का विश्लेषण करने के बाद एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में आ रही है, और ये सच में एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकता है। वो क्या ये संभव है कि मानव इतिहास में कला, वास्तुकला और संगीत के सबसे शानदार आविष्कार अक्सर उन्हीं दौर में होते हैं जब सत्ता सबसे ज्यादा निरंकुश और कठोर होती है? सोचने वाली बात है। क्या अत्यधिक राजनीतिक दबाव, सख्त नियंत्रण और भय का माहौल ही उस महान रचनात्मकता को जन्म देता है जो सदियों तक जीवित रहती है? क्योंकि जब राजनीति में बोलना खतरनाक हो जाता है, तब कला ही इंसान की अभिव्यक्ति का इकलौता माध्यम बन जाती है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो इस 30 साल के अध्याय को हमेशा के लिए प्रासंगिक बना देता है। एक तरफ खौफ में मांस काटने वाला तराजू और दूसरी तरफ रूह को सुकून देने वाला सितार, और दोनों एक ही वक्त एक ही जगह मौजूद। क्या यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास नहीं है? यही वो सवाल हैं जो इतिहास के इन पन्नों को आज भी जिंदा रखते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।